शीत गुण नाड़ी में कैसे दिखाई देगा? ये हमारे मिडिल फिंगर फिंगर को देख के। कहीं पर भी देखो, इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया कल के पढ़ में। मेघा जी आप बताइए, शीत गुण कैसे देखे? हाँ, जब नाड़ी का बल देखते हैं उस वक्त आप कोई से भी उंगली से टच करेंगे तो वहां पर अगर आपको ठंडी लगता है, मतलब ठंडा सा लगता है तो उसे कहते हैं। अगर गर्म लगता है तो उष्ण रहेगा। उष्ण। अगर गर्म लगता है तो उष्ण, ये पित्त प्रकृति की ओर जा रहा है। और अगर ठंडा लगता है तो शीत, ये कफ या वायु की ओर जा रहा है। स्निग्ध का मतलब है चिकना। तो स्निग्ध का मतलब उंगली जब हम लगाते हैं तो वहां कुछ चिकनाहट जैसे कोई चीजें आपको, जैसे ऐसा लगता है कि उंगली के नीचे कुछ कीचड़ से जमा हुआ है। ये वैसे चीजें जब स्पाइक, जब वैसे नाड़ी जब आपके पास आएगा तो आपको वो चीजें फील हो जाएगा। बस सारे सूत्र दिमाग में एकदम स्टोर हो, ऐसा अनुभव होगा बिल्कुल। गिला गिला सा, चिकनाहट, फिसलने वाला जैसा। क्या बताऊं किस टाइप का, जैसे आ, लगा लीजिए कि जो नूडल है, नूडल्स जो है उसको पानी में भिगा दो। भीगने के बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक रखो और उसके ऊपर उंगली से ऐसा करके थोड़ा सा प्रेस करिए। नूडल्स को पूरा भिगो देना। भीगने के बाद उसको, उसके ऊपर एक पतला सा प्लास्टिक लगाइए और उसके ऊपर अपने उंगली को लगाइए। ये स्निग्ध गुण वहां आपको समझ में आएगा, कुछ चिपचिपाहट वाला, थोड़ा सा फिसलन वाला। यह कफ का गुण है। इसमें क्या क्या व्याधि होगा कल हमने बात कर लिया है। मेद धातु से जुड़े हुए रोग होगा, शरीर में टॉक्सिन्स होंगे, कफ से रिलेटेड टॉक्सिन्स होंगे, रस दुष्टि होगा, रस धातु से जुड़े हुए व्याधि होगा, विशेष करके डायबिटीज जैसी चीजें होंगी। यानी डायरेक्टली क्या है कि रस धातु की अग्नि कमजोर हो गया। अब आज हम देखेंगे रुक्ष गुण। अब ये सभी गुण में यहाँ पर कफ पित्त और वायु के जो स्पेसिफिक जो गुण हम लोगों ने पढ़े थे, हम लोगों ने शीत स्निग्ध को पढ़ा, ये कफ का है। हम लोगों ने उष्ण गुण को पढ़ा, ये पित्त का है। अब हम देखेंगे रुक्ष गुण। मान लीजिए वायु बढ़ा है अपने रुक्ष गुण से, या अरुण अग्रवाल जी ने कोई ऐसी चीज खाया जो कि वायु को बढ़ाने वाला था, और हाय तौबा करते हुए मेगा जी के पास आ गए। और मेगा जी ने इनके नाड़ी देखा, और नाड़ी देखने के बाद इनके नाड़ी में एक रुक्ष गुण इनको दिखाई दे रहा है। इन्होंने पूछा कि आप रात में जगते हो, सोते नहीं हो क्या, ज्यादा चिंता करते हो क्या, आपके जो है कि कोई रुखा, कोई ड्राई वाले ऐसी चीजें आप खाते हो क्या, सिर के बाल झड़ने शुरू हो गए क्या। रुक्ष गुण जब बढ़ता है शरीर में तो ये सारी चीजें होती है। तो नाड़ी में कैसे आपको महसूस होगा? उंगली लगाने पर जहां स्निग्ध गुण में कुछ कीचड़ सा महसूस हो रहा था, यहाँ उंगली लगाने से नाड़ी में कुछ रूखापन महसूस होगा। गीलापन नहीं, कुछ कर्कश, कर्कश। ये कफ वाले लोगों के नाड़ी में ज्यादातर दिखाई नहीं देता। ज्यादातर वातज प्रकृति के लोगों में यह चीजें दिखाई देती है। एकदम अपने आप जरा वो करिए, दिमाग लगाइए कि किस प्रकार का कर्कशता। उंगली लगाते हैं तो मजा नहीं आ रहा है, कुछ हार्डनेस, कुछ टाइटनेस, कुछ रूखापन। गीला नहीं है, रूखा है, उसके अंदर कोई चीजें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ही जैसे पपड़ी के ऊपर आप हाथ फेर रहे हो, सूखा हुआ पापड़ के ऊपर हाथ फेर रहे हो, जैसे कोई सूखे हुए ऐसे चीजों के ऊपर जो थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का हो, ऐसे चीज के ऊपर आप अपनी उंगली लगा रहे हो, ऐसे आपको फील होगा। स्पाइक भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको वैसे फील होगी कि कोई जैसे स्निग्ध में चिकना, गीला गीला, चिकना चिकना, फिसलने वाला सा लग रहा था, लेकिन यहाँ रुक्ष में उसके जस्ट विपरीत, सूखा सूखा सा। समझ में आया? ये वायु के रुक्ष गुण है, यानी समझ में आया कि ये वायु बड़ा है।
वायु बड़ा है रुक्ष गुण से, इसकी चिकित्सा क्या होगा? रुक्ष जो है इसके विपरीत गुण है स्निग्ध, तो स्निग्ध द्रव्य से उसको चिकित्सा देना होगा। एनीवे चिकित्सा जो ट्रीटमेंट है वो उसका एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, लेकिन अभी हम यहाँ रोग परीक्षण कर रहे, तो रुक्ष गुण उसका बढ़ा हुआ आपको दिखाई दिया। अब एक है 6ठे नंबर में लिखिए, 6th नंबर में स्थूल। स्थूल मीन्स, स्थूल का मतलब क्या हो सकता है प्रकाश जी? स्थूल मतलब तुलतुला जो होता है, तुलतुला मोटा, मोटा। स्थूल मोटा जो भरा हुआ, जैसे मोटा हाथी कैसा है? स्थूल। सूक्ष्म के विपरीत है स्थूल। सूक्ष्म मीन्स छोटा पतला, और स्थूल मीन्स बड़ा भारी, थुलथुला, स्थूल। अब ये स्थूल गुण किसका है? कफ का है, हम पढ़ चुके हैं ना पीछे। स्थूल गुण है कफ का। कैसे देखे? स्पर्श करते वक्त मोटा, मोटापन आपको नाड़ी में समझ में आएगा। स्पर्श करते वक्त मोटापन। अब देखना, एक तो मोटापन वैसे मोटापन है, और एक है कि हवा भरा हुआ जैसे होता है, नाड़ी एकदम टाइट हो रहा है, ये वो वाला मोटापन नहीं है। उसकी चमड़ी मोटी, उसके नाड़ी में भी मोटापन थोड़ा सा, तो कफ बड़ा सर है। एक चीज है सर, कई कई पेशेंट आते हैं जो पेशेंट के इस कलाई के हिस्से में मोटे मोटे मतलब जो नसें होते हैं, हाँ, जो आर्टरीज होते हैं, मोटे मोटे जैसे लगते हैं। मोटे स्पर्श करने पर वो मोटापन महसूस होनी चाहिए, दिखने पे नहीं। स्पर्श करने से मोटा, कुछ भारी, कुछ ऐसा लगता है कि मैं किसी वजनदार चीजों को, कोई ऐसे भारी चीजों को जिसके अंदर कोई चीजें ठूस करके डाल दिया गया है। जैसे हम कुछ दिन से सूखे हुए आटे के ऊपर, आटे का एक छोटा सा ऐसा बनाइए तार जैसा, आटा है पतला सा, बनाइए कुछ तार जैसा 4 mm के, नाड़ी जैसा, और उसको कुछ बाहर रखिए, उसके बाद उंगली लगाइए, तो ये स्थूलपन आपको उसमें हूबहू समझ में आएगा। सर इसमें ये भी तो समझा जा सकता है कि ज्यादा क्वांटिटी में उसको धक्का दे रहा है। हाँ, ज्यादा क्वांटिटी में धक्का दे रहा है। बेसिकली क्या है कि उस नाड़ी के अंदर क्लेद, मेद, क्लेद है ना, अंदर एक क्लेद का मोटा सा लेयर है उसके अंदर। जब पंपिंग हो रहा है वो तो बड़ी, कफ का पंपिंग तो एकदम स्लो ही होता है। हमने क्या पढ़े थे, 50 से लेकर के 55 तक समथिंग ये कफ का स्पाइक है, मतलब कि इसकी वो है। तो बहुत ज्यादा स्लोली आता है कफ का, तो ज्यादा पावर में नहीं आता। वो इसलिए होता है क्योंकि नाड़ियों के अंदर मेद का, या मैं कहूं कि कफ के क्लेद का, क्लेद समझते हो आप लोग, उस क्लेद का एक लेयर जमा हुआ है उस नाड़ी के ऊपर, या हम कहें कि क्लेद रूपी एक कीचड़ का लेयर हर नाड़ी में जमा हुआ रहता है। प्रोटीन कह सकते हैं हम, एक फैट हम कह सकते हैं। कुछ फैटी चीजें हमारे नाड़ी के अंदर जमा हुआ है, और वो हमें उंगली में ऐसा फील कराता है कि कुछ मोटा मोटा सा है। आप आम बात के रोगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आम बात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे। जहां पर भी आम है, आम मीन्स टॉक्सिन, वहां पर ये मोटापन आपको दिखाई देगा। आम बात में मोटापा दिखाई देगा। लेकिन आम बात की प्रारंभिक अवस्था में कम से कम भी 3 या 4 महीने, जब तक वो टॉक्सिन्स अपक्व है तब तक आपको ये मोटापन दिखाई देगा। अब कोई पेशेंट आएगा आम बात के, और मेगा जी आपको आम बात समझ में आया? हाँ, रूमेटॉइड हाँ आर्थराइटिस, जी, हाँ जी। गठिया बोलते हैं जिसको। अब ये गठिया जो है, ये अलग अलग कंडीशन, अलग अलग अवस्थाओं में रोगी होते हैं। अब ये चीज मैं यहाँ इसीलिए बता रहा हूँ, ये जो दोषों के गुणों के बारे में मैं इसीलिए बता रहा हूँ। मान लीजिए कि डायग्नोस हुआ है आम बात, लेकिन आपको नाड़ी में ये स्थूलपन नजर नहीं आ रहा है। डायग्नोस क्या हुआ है? आम बात, बट स्थूलपन आपको नाड़ी में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब समझ लो
ये आम से जो टॉक्सिन्स है ये निराम अवस्था में जा चुका है, यानी कि अभी अपक्व रस शरीर में नहीं है, वो बिगड़े हुए हालत में अब ये थोड़े आगे बढ़ चुका है, ये स्थिति बिगड़ चुका है, थोड़ा सा और क्लिष्ट हो चुका, कठिन हो गया ये स्थिति। आम अवस्था में चिकित्सा के आयुर्वेद में सभी जितने भी आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो आम बात के आम अवस्था की चिकित्सा के बारे में बताया जाता है। लेकिन जब कम से कम 1 साल समथिंग अगर हो जाए तो वो आम से निराम की ओर हो जाता है, वायु बढ़ जाता है शरीर में। फिर उस दिन में आपको उसके नाड़ी में ये आपको स्थूल नाड़ी नहीं दिखाई देगा, वहां आपको कैसा दिखाई देगा, वहां पर आपको हो सकता है कुछ वायु के रुक्ष गुण दिखाई देगा। एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, दुनिया के कहीं पर भी आप धक्के खाओ, जिनको मैंने पढ़ा दिया वो आपको ये चीजें पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा। और ये वो क्वालिटी है कि हमें हर एक पेशेंट की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में जो प्री डायबिटीज है वो एक कंडीशन है शरीर और दोषों की। उसके बाद जैसे जैसे डायबिटीज लेवल बढ़ता जाता है तो शरीर की जो प्रतिक्रियाएं हैं, एक्टिविटीज है, शरीर की जो काम करने की जो प्रोसेस है, संजय जी आपको पता है ये सारे प्रोसेस में भी तो बदलाव होगा, नहीं होगा? मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गया और आज जब चेक किया तो पता चला 9-10 दिन पहले से डायबिटीज था, तो वो 9-10 दिन के दरमियान में उसके शरीर में दोषों की जो अवस्था है 2 साल के बाद वही अवस्था में शरीर नहीं रहेगा। डायबिटीज तो फिर भी है मगर शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाएगा, और वो समय है जहां आपको डायग्नोस में आप गड़बड़ हो जाएगा। फिर नाड़ी तो पकड़ते हो लेकिन व्याधि समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये जो गुण है, अगला बोलता है सर डायबिटीज है, और डायबिटीज किसका रोग है? कफ का है, लेकिन आपको शीत गुण दिख नहीं रहा है, स्निग्ध दिख नहीं रहा है, स्थूल दिख नहीं रहा है, गुरु दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये सारे तो कफ के गुण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको अगला बोल रहा है सर मेरे को डायबिटीज है, रोगी देखने पर कफ जैसा प्रकृति जैसा लगता है, लेकिन नाड़ी में आपको वायु ही जैसे सारे गुण लग रहा है, उंगली दबाने पर कर्कशता आपको महसूस, रुक्ष गुण दिखाई दे रहा है। फिर आपका ट्रीटमेंट अलग प्रोसेस का होगा, वात शामक ट्रीटमेंट होंगे, जहां एपिलेप्स ये आपका डायबिटीज में स्निग्ध यानी चिकना कोई भी चीजें, घी, तेल, वसा, मज्जा देने के लिए मना किया गया है। अगर वातज होगा तो देना पड़ेगा, क्योंकि घी, तेल, वसा, मज्जा ही वायु को शांत करता है। उष्ण यानी गर्म हो और स्निग्ध यानी चिकना हो, ये 2 क्वालिटी वाला कोई भी चीज वायु को बहुत बढ़िया तरीका से कंट्रोल करता है। अरुण जी बताइए। गलती से पहले दब गया था, हैंड रेस वाला। ओके, हेलो सर। हाँ जी सर वातज जो रोग है उसमें लुब्रिकेशन मस्ट भी जरूरी है। वातज, हाँ उसके ट्रीटमेंट के लिए, हाँ 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 ट्रीटमेंट के लिए तो स्निग्ध मीन्स लुब्रिकेशन उसकी जरूरत है, लेकिन वो उष्ण गुण वाला होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। ओके। अच्छा सर, सैटरडे को मैंने एक पेशेंट देखे थे जो अभी थोड़ा सा जो उसका मतलब मैंने चेक किए थे, तो उस टाइम तो ये रीडिंग हुआ नहीं है, तो उस टाइम मैंने सोच के रखा था ये एक्चुअली है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनका प्रॉब्लम आया था, जो मैंने एक्यूप्रेशर से चेक किए थे, उनका लो बैक पेन था, काफी मेहनत करता है, लेकिन हिल्स एरिया पे मेहनत करता है और उनका नाइटफॉल भी होता है। तो वो 2 डायग्नोस मिला। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर से मैंने चेक किए थे, क्योंकि इसका जो क्लास अभी हो रहा है ना, आज हो रहा है, तो सैटरडे को वो मैंने फील किया था। अभी जो हम ये दोषों के गुण पढ़ रहे हैं ना, इसको कंठस्थ याद करना है। इसको याद करने से आपको प्रत्येक रोग के जो अलग अलग, जैसे किसी आदमी को बुखार आ गया,
बुखार के 3 अवस्थाएं ग्रंथ ने आयुर्वेद ने बताया है। पहली अवस्था जहां आम की निर्मित होती है और वो आम रस व श्रुतस में मिलकर के आगे की ओर बढ़ता है, तो वहां आम पाचन करने वाली चिकित्सा देनी चाहिए। दूसरी वो अवस्था जहां पर आम नहीं रहता है, टॉक्सिन्स नहीं रहते, वहां अग्नि की विकृति दिखता है, तो वहां पर अग्नि को शांत करने की व्यवस्था करनी चाहिए। आम पाचन तो करना चाहिए लेकिन कम। अब अग्नि को शांत करने या अग्नि को प्रबल करने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तीसरा वो कंडीशन है जहां पर उसको बुखार लंबे समय से, लंबे दिनों से आ रहा है, लंबे दिनों से बुखार है, और बुखार इतना लंबे दिनों से है कि उसके शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो पूरा जल गया। अब ये क्या है, ये जीर्ण ज्वर की ओर चला गया शरीर। जीर्ण ज्वर में वायु बढ़ जाता है। अब वायु जो बढ़ गया, आपके पास तो बुखार के करके आया है। अब आप कहीं से एक सूत्र ढूंढोगे कि यार बुखार में नाड़ी ऐसा दिखता है। बुखार की 3 अवस्थाएं तो ये मैंने गिना दिया, और भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं। डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड, ये जितने भी जो चीजें हैं, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, सारे अलग अलग यूटीआई से भी होता है, यूटीआई के प्रॉब्लम से भी होता है। हाँ, अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो जब एक अवस्था से कोई एक बुखार हो नहीं रहा है, बुखार होने के बाद, पहले बात तो जो बुखार हो रहा है वो एक स्थिति से नहीं हो रहा है, अलग अलग कारणों से बुखार हो रहा है। बुखार होने के बाद भी वो अलग अलग अवस्थाओं में उसकी क्वालिटी में परिवर्तन हो रहा है और शरीर के धातुओं में एक प्रकार का आमूल परिवर्तन हो रहा है। बुखार होने के 9-10 दिन के बाद व्यक्ति कृश हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि धातु उसका नष्ट हुआ रहता है। अब यहाँ इन सभी कंडीशन में आपको नाड़ी अलग अलग दिखाई देगा। अब ये मैं कहूं कि भैया जो बुखार है उसमें नाड़ी ऐसा दिखता है, तो फिर आप कहोगे, फिर आपके पास तो वही एक सूत्र रहेगा। लेकिन अगर ये दोषों के गुण अगर आपको याद रहेगा, नाड़ी में अंगुली लगाया, बुखार तो है लेकिन आपको स्थूल गुण दिखाई नहीं दे रहा है। भाई फर्स्ट टाइम में अगर उसको बुखार आया, पहले उसके नाड़ी में जो है उष्ण और स्थूल ये गुण उसको दिखाई देगा, तो समझोगे कि हाँ ये तो आम की अवस्था है, उष्णता तो दिखाई देगा ही। या अगर मान लो बुखार तो है मगर शीत गुण नाड़ी में दिख रहा है, तो ये तो भैया फिर तो शीत ज्वर जैसा है। नाड़ी में क्या दिख रहा है, शीत दिख रहा है, और स्थूल दिख रहा है या रुक्ष दिख रहा है, वो अपने आप इन सूत्रों से आप लगा लो। आ रहा समझ में? दुनिया में बहुत सारे रोग हैं, आने वाले समय में भी बहुत सारे नए नए रोग निकलेंगे। अगर आप इन सूत्रों के साथ रहोगे तो कोई नया चीज सीखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं सूत्रों से आप दोष पकड़ लोगे। एक एव ही दोषाणम व्याधीनाम मूल कारणम, दोष एव ही रोगाणाम व्याधीनाम एक कारण। सभी रोगों का, व्याधि जो है, सभी व्याधि का दोष ही एक कारण है। चाहे एबीसीडी कोई भी रोग वाला व्यक्ति आपके पास आ जाए, उसमें ये 3 दोष ही प्रधान रूप से दिखते। तो हमारा किसी रोग के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, कोई नाम वाला रोग के ऊपर नहीं, फोकस किस में होना चाहिए, दोष के ऊपर, और वह दोष इन गुणों से युक्त है। निश्चित है, अगर वायु बड़ा है तो या वो रुक्ष गुण से बड़ा हो सकता है, या वो आपका लघु गुण से बड़ा हो सकता है, या वो सूक्ष्म गुण से बड़ा हो सकता है, या वो शीत गुण से बड़ा हो सकता है। सोमनाथ जी, समझ में आया आपको? सिंपल सी बात है। तो हमने अभी सूक्ष्म गुण को देखना है, स्थूल गुण को देखना है। स्थूल गुण कैसे देखना है, नाड़ी में उंगली लगाया, चाहे 1 लगाओ चाहे 2 या 3 लगाओ, ऐसे करके स्पर्श करते वक्त हमें दोषों की यह स्थिति समझ में आती है। मतलब यहाँ पूरा ऐसे करके दबाने की भी जरूरत नहीं है, बस जरा सा आपने फील करना है इसको। स्थूल है, किसी 1 से करो, किसी 2 से करो, किसी 3 से करो, किससे आपको बेहतर फील हो सकती है। तो स्थूल में कैसा होगा, स्पर्श में मोटा मोटा महसूस होगा,
क्या क्या व्याधि होंगे? डायबिटीज हो सकता है क्योंकि ये कफज है। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कफज कॉन्स्टिपेशन। कफ प्रकोप, किसी प्रकार के कफज रोग हो सकता है, किसी प्रकार के मेदो रोग हो सकता है। अग्नि की कमी होने की वजह से कफ के जो परमाणु है उसको डिटॉक्सिफाई न करने की वजह से आम की अवस्थाएं तैयार हो सकती है, आम बात हो सकता है, आमज रोग हो सकता है, बहुत सारे आमज रोग है। तो इन सभी में आपको स्थूल गुण शरीर में बढ़ता है और वो नाड़ी में हमें स्थूलतापन महसूस होगी। अब आ गया छठे नंबर में सूक्ष्म गुण। अरुण जी, अच्छा इनका बार बार दबता है। अरुण जी क्या हो गया? आप हाथ थोड़ा पीछे रखिए। नहीं, वो पहले से दबा हुआ है सर, वो रिमूव नहीं हो रहा है ये जो हाँ जी, बहुत पहले से ही दबा हुआ है, ओके ठीक उसको है, रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव नहीं हो रहा वो। ओके। अब आया आपका सूक्ष्म गुण, जरा इसको भी नोट करिए। सूक्ष्म गुण, सूक्ष्म यानी स्पर्श करने पर, मैं आपको बोल रहा था ना कि धातु लेवल में जाकर के हम जा रहे थे ना, धातु लेवल में रिंग फिंगर को लेकर के अग्नि बल देखने के लिए। पहले दिन जो हम गए थे वो 6 में से सबसे अंतिम में नाड़ी बल देखने के लिए, और मैंने आपको बताया था कि सबसे एंड में जो एक पतला सा तार जैसा कोई चीजें आपको रियलाइज होती है। आप लोगों ने कभी किसी के नाड़ी में इस चीज को अनुभव किया? हाँ जी, मैंने तो खुद अपना नाड़ी में ही महसूस किया था ये। हाँ। अब वह जो तार है, आप प्लीज आप लोग बताइए कि किसी के नाड़ी में भी अगर ऐसे कोई महसूस हुआ हो आप लोगों को, ये तार तार जैसे कोई चीजें, बताइए। अगर नहीं हुआ है तो एक बार, यह जो है जो तार जैसा जो दिखता है पतला सा, इन्हें आयुर्वेद में तनु बोलते हैं। जहां भी ये तनु शब्द लिखा हुआ रहेगा आयुर्वेद में, तनु का मतलब है तंतु, यानी पतला सा एक ऐसा तार जो थोड़ा सा गांठ जैसा होगा, तार जैसा होगा, और वो एकदम हार्ड होगा। आपको ऐसी नाड़ी फील होगी जो स्पर्श करने पर एक करंट जैसा दौड़ता है, अति हाइट, बहुत ज्यादा हार्ड है, और वो जितना मर्जी नीचे की ओर प्रेस करो, वो उसके साइज में, उसकी क्वालिटी में, उसके हार्डनेस में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी ये तनु है, यह सूक्ष्म गुण है। वायु अपने सूक्ष्म गुणों से बड़ा है तो वैसी स्थिति होगी, नाड़ी में वो चीजें दिखाई देगा। अब ये आपको, मुझे लगता है कि एक उंगली में, विशेष करके इंडेक्स फिंगर में, ये चीजें ज्यादा समझ में आती हैं क्योंकि ये शुद्ध वायु का गुण है। सूक्ष्म गुण, सूक्ष्म गुण कोई ऐसा रोग जो अति पुराना है, क्रोनिक कंडीशन में रोगी चला गया है, अति पुराना है, क्षय है, व्याधि के वजह से रोगी दुर्बल है, मानसिक अवस्थाएं भी उसकी कमजोर हो गई है। जैसे राजयक्ष्मा, मतलब कोई ऐसा रोग जो लंबे समय से जूझ रहा है अगला, और आने वाले समय में भी जूझेगा क्योंकि इसके उपचार प्रॉपर नहीं है। ये बड़ी क्लिष्ट चिकित्सा है। कोई ऐसा, विधान शर्मा जी बताइए। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि सुपरफिशियली अगर बंद हो जाती है तो अग्निबंध भी हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। कैसे? अगर सुपरफिशियली स्पंदन बंद हो जाता है दबाव देते ही, हाँ, तो अग्निबंध और क्षय सब आदि हो सकते हैं। धातु क्षय, मतलब कि उसमें रस क्षय विशेष करके, और तो सुपरफिशियली जो जा रहा है वो रस धातु ही जा रहा है। हाँ जी, तो वैसे ही अगर हम डीपर लेवल पे जाते हैं और स्पंदन पर भी अगर वो, ज्यादातर तो डीप में ही ये चीजें समझ में आती है। देखो एक चीज बताता हूँ, जो सुपरफिशियली जो व्याधि है, जैसे कि ऊपर ऊपर के व्याधि है, अभी इन दिनों आपको जो तंग कर रहा है वो सुपरफिशियली दिखता है, और जो दीर्घ व्याधि है वो डीप में दिखता है। इसलिए हम धातु देखने के लिए डीप में जाते हैं। नहीं पूछ रहा था गुरुजी, जैसे डीप लेवल पे हम गए और वहां पर स्पंदन भंग होना चाहिए, आपने कहा। देखो, अगर ये सूक्ष्म का मतलब है आप डीप में चले गए,
हाँ डीप में जाते वक्त आपको उंगली में वैसी फील होगी कि पतला सा तार जैसा मोटा मोटा सा, और एकदम जैसे होता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें रबड़ जैसा फ्लेक्सिबल वैसे रहेगा। बहुत हार्ड फ्लेक्सिबल रहेगा, हार्ड रहेगा मतलब, लेकिन वो कुछ जैसे एक रस्सी को टाइट करो, टाइट रस्सी को दबाने का हल्का प्रयास करो, तो ये टाइट रस्सी आपकी उंगली को ऊपर की ओर प्रेस करता है कि नहीं करता है? करता है ना। टाइट हुआ जो रस्सी है, हाथ से दबाओगे तो क्या करेगा, वो आपके हाथ को ऊपर की ओर फेंकने का प्रयास करेगा। तो ये तनु में वैसे ही कंडीशन होगा, क्योंकि मैंने ना 2 पेशेंट में तनु वाले में देख चुका हूँ। उंगली लगाओ कि स्पष्ट आपको वो पतला मोटा सा एकदम पतला सा तार जैसा रुट करके बिजली की करंट जैसे निकलता है आपको दिखेगा। एक कंफ्यूजन ये थी गुरु जी मेरे को, एक जैसे ऊपर अगर मंदग्नि है और ऊपर स्पंदन हो रहा है, मतलब स्पंदन नहीं हो रहा है तो मंदग्नि है, तो अगर डीप लेवल पे स्पंदन हो रहा है तो यानी तीस नहीं हो गई। हाँ? अगर डीप लेवल पर स्पंदन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसको तीस नहीं है, यानी अग्नि बढ़ी हुई है, नहीं, क्योंकि ऊपर आपने कहा कि मंदग्नि होगी। अगर मंदाग्नि तो है वो, लेकिन डीप में जाकर के देखो, जो अग्नि है मैंने बताया, रिंग फिंगर आप लेके चले गए, सुपरफिशियली अगर वो बंदा हो गया, मरा मरा सा लग रहा था, बड़ा दुखी सा नाड़ी लग रहा था। दुखी का मतलब समझते हो आप? बहुत कमजोर होकर के एकदम शिथिल, शिथिल समझते हो? हाँ जी, शिथिल नाड़ी एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। जो चिंता व्यस्त रहते हैं, जिनको डिप्रेशन है, जिनको मानसिक तनाव है, विशेष करके जो वातज रोग है, उन लोगों के नाड़ी में ऐसा ही दिखेगा, शिथिल दिखेगा, नाड़ी में तरंग बहुत कम रहेगा। बहुत, क्या बताऊं मैं, दिखाई तो देता है लेकिन अत्यंत कमजोर नाड़ी। उसको जरा सा प्रेस करो, वो गायब हो जाता है नाड़ी। हाँ, नीचे जाकर के फिर दोबारा दिखाई दे सकता है, लेकिन ऊपर सुपरफिशियली अगर गायब हो गया, समझ लो अग्नि बल उसका कमजोर है, रस धातु की प्रॉब्लम है। और नीचे में क्या होगा गुरु जी? नीचे चले, अगर वो थोड़ा सा दबाते हुए काफी नीचे तक भी स्पाइक लग रहा है, और मजबूत स्पाइक लगते हुए नीचे जाकर के बंदा होता है, तो अग्निबल मध्यम है। मध्यम का मतलब प्राकृत अवस्था में है, अग्निबल प्राकृत अवस्था में है। और अगर बंद नहीं होता है, स्पंदन चल रहा है अगर तेजी से, बंद नहीं होता, नीचे तक भी वही, फिर वही ये आ गया ना, सूक्ष्म गुण आ जाएगा फिर। यानी कि जीर्ण व्याधि और हाँ, वो जीर्ण वाले आ जाएगा। तो इसमें जैसे राजयक्ष्मा हो गया, जो सूक्ष्म में आप लोग लिखिए, मतलब सूक्ष्म का मतलब जीर्ण व्याधि, कोई ऐसा रोग जो लंबे समय से चल रहा है। तो ज्यादातर जैसे सर स्क्रीन भी शेयर कर दीजिए, हैं, सर स्क्रीन भी शेयर कर दीजिए स्किन ताकि से, स्क्रीनशॉट भी ले सकें। अच्छा, नहीं मैं वहां से तो नहीं देख रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। चलो एनीवे मैं आपको, अम, तो तनु आया समझ में? तनु का मतलब है पतला। क्या नाम है? सूक्ष्म। स्पर्श करने पर तनु यानी पतली लग जाना, पतला सा लग जाना। राजयक्ष्मा धातु क्षय वात व्याधियों में रक्त स्रावी रोग, जहां से भी ब्लड, जैसे वो आपका क्या बोलते हैं, वात रक्त हो सकता है ऐसे, और कोई भी असाध्य व्याधि। बस फाइनली अंतिम बता दी, ये सभी असाध्य व्याधि है। रक्त स्रावी रोग जिसमें रक्त स्राव होता है, कहीं से भी ब्लीडिंग होती है, और राजयक्ष्मा है। हालांकि लेडीज के संदर्भ में ब्लीडिंग वहां भी होती है प्रदर रोगों में। सर राजयक्ष्मा मतलब? राजयक्ष्मा का मतलब है, अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं टीबी को राजयक्ष्मा बोलते हैं, लेकिन टीबी जो है ना, ट्यूबरकुलोसिस, वो भी राजयक्ष्मा ही है। लेकिन राजयक्ष्मा का वो एक अवस्था है। राजयक्ष्मा एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर इंसान के रात में नींद नहीं आती, रात के तीसरे पहर में बुखार आता है, चौथे पहर में बुखार जो है, स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है रात में, और उसको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उसको कैंसर हो सकता है, उसको आईबीएस हो सकता है, अलग अलग कंडीशन बहुत सारे हैं। राजयक्ष्मा काफ़ी बड़ा रोग है।
ये आयुर्वेद का नाम है राजयक्ष। सर इसका डिटेल्स एक रोग का समूह है जो अत्यंत हाँ जी, इसका डिटेल्स तो बाकी गूगल पे मिल ही जाएगा। हाँ हाँ, चरक में हम पढ़ेंगे ना, आप अगर चरक में आए हैं तो वहां पर आप पढ़ पाएंगे। सर आ रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में गैपिंग हो जाता है। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल रहा होगा, लेकिन अभी परसों से अगर आपने पेमेंट नहीं दिया है तो आप नहीं आ पाएंगे कल से। चरक काला, सर चरक का कितना? चरक का वही 600 रुपया है महीने का। महीने का 600। सर कितने महीने का होता है? ये तो लंबा ही चलेगा, इसीलिए मैंने शेयर ऑन का ऑप्शन रखा हुआ है वेबसाइट में, वहां जाकर के कुछ पैसे कमा लीजिएगा। चलो एनीवे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी आप अगर महीने का 600 रुपये भी पे करेंगे तो आपको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आप कुछ चीज़ें यहाँ से काफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ें सीख रहे हो। अगर पैसे का आवश्यकता है या नहीं है, नहीं पे कर सकते, वो एक अलग कंडीशन है, मेरे से बात कर लेना। सूक्ष्म गुण समझ में आया? अब आ गया गुरु गुण। गुरु गुण, अब ऊपर देखिए जरा, जहां पर हमने बात किया था नाड़ी का बल हाई दिखेगा लेकिन नाड़ी की गति मंद दिखेगी। अब ये आप लोगों ने अपने एंड से कल्पना करना है, क्योंकि मैं आपको बार बार यही बता रहा था कि वो 6 पॉइंट आपको याद करना है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि गति कैसी है। गुरु गुण का मतलब जैसे कफ में है ना, गुरु शीतम मृदु, ये जो कफ के गुण है, तो उसमें क्या होगा, गुरु गुण बढ़ा हुआ रहेगा। कैसे पता चलेगा गुरु गुण? जहां पर गुरु गुण बढ़ने का मतलब है नाड़ी का बल ज्यादा है लेकिन गति कम है। इन दोनों को मिक्सअप कर दो। कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? नाड़ी बल ज्यादा है, एक सेकंड है, नाड़ी बल ज्यादा है और गति मंद है, गति कम है, गति कम है। नाड़ी में स्पर्श किया, गति को आपने काउंट किया, ध्यान देना, गति को आपने काउंट किया और वो गति जो है आपको कफ के जैसा गति दिखाई दे रहा है, 50 से लेके 55 के समथिंग, उतना आपने काउंट किया। और उसके बाद जब आप रिंग फिंगर नीचे को लेके जा रहे हो, थोड़ा नीचे तक स्पाइक जा रहा है, नाड़ी बल अच्छा है लेकिन गति कफ के जैसा है, समझ लो कि ये गुरु गुण है। कफ बड़ा है अपने गुरु गुणों से, सामान्य सी बात है यार, बस आपको तो सूत्र याद करना है। कोई है गुरु गुण को जिसको समझ में नहीं आया? गुरु गुण अगर दिखता है तो आपने क्या कल्पना करना है, या ये जो रोग है ये साम अवस्था में है। साम और निराम दो अवस्थाएं होती है, यानी ये आम अवस्था में है, यानी अग्नि कमजोर हो गया, टॉक्सिन शरीर में है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन इस तरह के शरीर में घूम रहा है, जिसके वजह से रोगी को आलस्य, नींद की अधिकता, भूख की कमी, बोलने के लिए मन नहीं करता, शरीर में सुस्ती, थकावट, ये सारे कफ के लक्षण दिखाई दे रहा है। रक्त दुष्टि, अब ये डायबिटीज की तरफ भी जाएगा। आम है, डायबिटीज क्या है, रक्त में आम बैठा हुआ है तो डायबिटीज है। तो रक्त दुष्टि में भी गुरु गुण दिखाई देगा। सर टॉक्सिन अगर पूरा शरीर से निकल जाए तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा नहीं? कैसे? जैसे कोई भी टॉक्सिन हो बॉडी में, अगर टॉक्सिन हम निकाल दें, जैसे कई तरह की, आपने देखो इसमें क्या होता है, आपने संजय जी, आपने कितना इस बार के क्लास मुझे लगता है बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि इस बार आप सभी लोग अच्छे हो, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, विधान जी है ध्यान से सुन रहे हैं। अभी 2-3 दिन से ये बेचारे मुझे लगता है कुछ कंफ्यूज चल रहे। पहले तो इनका सवाल अच्छा था, लेकिन आजकल विधान जी थोड़े सवाल नहीं पूछते। संजय जी अभी भी एक्टिव है, अच्छी बात है। विधान जी को क्या हो गया पता नहीं, आजकल सवाल नहीं पूछते, कंफ्यूज रहते हैं मुझे लगता है। नहीं गुरु जी, थोड़ी सी वो आज लेट हो गया था क्लास में। नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं।
आपने संजय जी ने क्या सवाल पूछा था, फिर बोलना जरा। सर टॉक्सिन जैसे भी बीमारी हो, हाँ, मैं अगर समझ गया। हाँ, टॉक्सिन उस टॉक्सिन मैं को अब हम निकाल दें। बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर भी एक अवस्था है। आपके पास एक रोगी आया और आपने नाड़ी परीक्षण किया और ये गुरु गुण दिखाई दे रहा है। देखो चिकित्सा, अब आपने उसको गुरु गुण दिखाई दे रहा है, आपको उसको शीत गुण दिखाई दे रहा है, ऊपर के स्पर्श में आपको स्थूल गुण दिखाई दे रहा है। क्या सोचा आपने? कफ बड़ा है और आम की अवस्थाएं हैं। क्या दिया जाए? रोगी को पूछोगे भूख लग रहा है, डेफिनेटली कहेगा नहीं लगा। रोगी को पूछोगे आपको नींद आती है कि ज्यादा? रोगी हाँ आएगी। रोगी को, हाँ जी आपका मल प्रवृत्ति हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो हम ये समझेंगे कि कफ बढ़ा हुआ है और वो मल प्रवृत्ति होने नहीं दे रहा है, मल प्रवृत्ति होने नहीं दे रहा है। देखो कितना फायदा हो गया आपको। अब रोगी को आपने क्या देना है? मेडिसिन देना है। किस तरह का मेडिसिन देना है? दीपन पाचन। किसको दीपन पाचन? क्योंकि ये जो आपको जो गुरु गुण दिखाई दे रहा है या जो आपको शीत गुण दिखाई दे रहा है, स्निग्ध गुण दिखाई दे रहा है, उसकी दीपन पाचन। आयुर्वेद बोलता है रोग का चिकित्सा नहीं करना है, चिकित्सा करना है जिस दोष के गुणों की वृद्धि हुई है उस गुण की चिकित्सा करना है। यानी रोगी आपके पास आया कोई भी नाम वाले रोग को लेकर के, मगर आपको यहाँ गुरु गुण दिखाई दे रहा है। देखो आप लोगों को मैं नाड़ी के साथ साथ यहाँ आयुर्वेद भी सिखा रहा हूँ, ये चीज ध्यान देना। आपको क्या दिखाई दिया? गुरु गुण। गुरु गुण किसका गुण है? कफ का है। अब आप चिकित्सा दोगे किसका? गुरु का। किस तरह की दवाई देना है? लघु गुण वाला। तो जैसे आप काली मिर्च हो गया, पिपली हो गया, लौंग हो गया, पंचकुल चूर्ण हो गया, हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, लवण भास्कर हो गया, ये सारे के सारे क्या करेंगे? लघु गुण को देने वाले। विशेषकर पंचकुल चूर्ण ये बड़ा अच्छा काम करता है। ये सारे के सारे सर और त्रिफला? पिपला भी है, ये सब पिपला भी बहुत अच्छा है गुरु गुणों को मतलब कि कम। सर मैं ज्यादातर त्रिफला ही देता हूँ और त्रिफला से मतलब रात को 2 टैबलेट खाने के लिए देता हूँ, यहाँ पर सुबह क्लियर हो ही जाता है ज्यादातर। हाँ वो रुक्ष गुण बढ़ता है उससे। लेकिन अगर नाड़ी में रुक्ष गुण दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई देगा? रुक्ष गुण में नाड़ी में रुखापन दिखाई दे रहा है, तब आपने फिर त्रिफला नहीं देना है। द्रव्यों की एक क्वालिटी है, नाड़ी में अगर समान क्वालिटी दिखाई दे रहा है तो वो दवाई नहीं देना है। अब देखो बड़ी मजेदार बात है, ये नाड़ी आपको क्या चीज किसने बोलिए त्रिफला कफ नहीं देना है? त्रिफला आपने बोला ना, त्रिफला इस चीज में नहीं देना है। त्रिफला नहीं देना है जहां पर नाड़ी में आपको रुक्ष गुण दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रिफला का गुण भी रुक्ष गुण वाला है। अति रुक्ष है, हरण बहेड़ा आंवला, ये तीनों ही अति रुक्ष गुण है। ये मेद का हरण करता है, क्लेद का, टॉक्सिन्स का, विशेष करके मांस धातु के शत्रु है ये, मेद धातु के शत्रु है ये त्रिफला। तो जो अति दुर्बल व्यक्ति है उस अगर उसमें रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है नाड़ी में तो उसको तो डेफिनेटली नहीं देना है। सर मोटा इंसान भी वो पतला होता है जब रेगुलर बेसिस पे वो खाते हैं, हाँ लेता, हाँ तो उनको वजन भी घटने के लिए देखें। ठीक है ठीक है ठीक है, चिकित्सा की बात हम यहाँ ज्यादा नहीं करेंगे। तो गुरु गुण बढ़ा हुआ है, अब आपने उसको पंचकोल चूर्ण दे दिया। 7 दिन के बाद जब आप उसको कहोगे कि भैया आप आओ, रोगी जब आएगा तो अब आपने देखना है कि गुरु गुण कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया। कितना मजा आएगा बताओ। आपको पहले गुरु गुण दिखाई दे रहा था, अब ये देखना है कि गुरु गुण बाकी है कि नहीं नाड़ी में। गुरु गुण में क्या होगा? बल, नाड़ी बल आपको मजबूत दिखाई देगा और नाड़ी की गति कम दिखाई देगी। अब आपने यहाँ ये देखना है कि नाड़ी की गति बढ़ा हुआ है क्या? नाड़ी बल तो वैसे ही रहेगा, लेकिन नाड़ी की गति देखना है, क्या गति में परिवर्तन हो रहा है? पित्त की ओर यानी कफ की गति से थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। अगर मान लो कि ये नाड़ी की जो गति है, क्योंकि गुरु गुण तभी ना कम होगा भाई, लघु गुण बढ़ने का मतलब है गुरु गुण की कमी होना। लघु गुण बढ़ाने वाली पंचकोल चूर्ण है, आपने दिया उसको पंचकोल चूर्ण। अब ये जब ये लघु गुण बढ़ाएगा तो लघु गुण क्या करेगा? गुरु के विपरीत है, गुरु गुण को कम करेगा। गुरु गुण कम होने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको उसकी स्पाइक जो है 1 मिनट में कम से कम भी 60 से ज्यादा स्पाइक आपको यहाँ काउंट होनी चाहिए, कम से कम 70 तक पहुंचे। पित्त का जो सामान्य जो गति कितना है? कम से कम भी 70 लगा लो, 65 to 70 इतनी गति आपको दिखाई दे रहा है। फिर हम क्या कहेंगे?
ये जो गति है मंद नहीं, गति बढ़ गया। इसका मतलब है कि गुरु गुण में लघु गुण की परिवर्तन हो गया लघु गुण द्वारा, यानी कि अब टॉक्सिन्स क्या हुआ, रिकवर हो गया, नष्ट हो गया वो। उसके बाद फिर हमें आगे की चिकित्सा देना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, अच्छा कितने दिन, 5 दिन करते तो भैया 5 दिन तक पंचकोल दे करके अब उसके शरीर में पंचकोल चूर्ण का प्रभाव हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको चेक करने का क्या हमारे पास कोई है ऐसी व्यवस्था? कुछ नहीं है भाई। आयुर्वेद में कोई ऐसी व्यवस्था है जो कि 5 दिन पहले उसके शरीर में टॉक्सिन्स था? एलोपैथ में तो है ना, फिर भी उसमें कोलेस्ट्रॉल चेक करो, उसमें ट्राइग्लिसराइड चेक करो, उसमें ये सारी चीजें चेक करो। हमारे यहाँ तो है नहीं कुछ भी, लेकिन हमारे यहाँ नाड़ी है। नाड़ी बताएगा आपको कि गुरु गुण पहले इतना था और अभी इतना है। अभी गुरु गुण दिखाई नहीं दे रहा है, फाइनली तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टॉक्सिन्स साफ हो गया। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, फिर हम कहेंगे भाई ऐसा थोड़ा सा है, आपको और खाना पड़ेगा। गुरु जी ये डीप लेवल पे दिखाई देगा या फिर सुपरफिशियल पे भी दिखाई दे सकता है गुण? गुरु गुण ये आपको, अरे भैया गुरु गुण वही बल और गति को चेक करना है। बल कहाँ चेक करना है? सुपरफिशियल। हाँ, गति डीप कहाँ में। देखना है? बल आपको सुपरफिशियली नहीं, रिंग फिंगर को लेके नीचे जाना है। ठीक है, हाँ जी। तो गुरु गुण देखने के लिए, गुरु गुण देखने के लिए नाड़ी का बल जो है सुपरफिशियली अगर बंद हो जाता है तो गुरु नहीं रहेगा, फिर ध्यान देना। वो लघु हो गया। हाँ, वो जो कुछ भी होगा यहाँ गुरु गुण की ओर नहीं आएगा। फिर ये गुरु और में नाड़ी का बल मजबूत होना चाहिए, यानी कि नीचे तक जाए, लेकिन नाड़ी की गति कमजोर होनी चाहिए। गुरु, यह जो गुरु गुण है ये आपको हर रोज, हर 10 दिन के बाद जो आप रोगी को बुलाओगे तो ट्रीटमेंट के संदर्भ में कि रोगी को अब कितना मेडिसिन देना है। जो पहले मैंने इसको दीपन पाचन करने वाली दवाई दिया था, पंचकोल करने वाले, ये पंचकर्म करने वालों के लिए कितना महत्व का है अब ये सूत्र। नाड़ी में उंगली रखा, उसके बाद फाइनली उसने देखा हाँ यार ये तो गुरु गुण इतना है अभी भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी हमें और देना पड़ेगा। चलो गुरु खत्म हो गया, अब आ गया लघु गुण। गुरु के विपरीत है लघु। अभी हमने उसको पंचकोल दिया, किस लिए दिया? लघु गुण को बढ़ाने वाली दिया। अब लघु गुण कैसे पता चलेगा? लघु गुण चलेगा, नाड़ी बल में अल्प बल है, लघु गुण लिखो, अल्प बल दिखेगा और इरेगुलर नाड़ी रहेगा। बस ये दोनों चीज को मिक्सअप कर दो, ये आपका लघु हो जाएगा। यानी कि 6-7 दिन के बाद जब रोगी आएगा, नाड़ी आपने चेक किया तो वहां पर इरेगुलर स्पाइक दिखाई देगा और नाड़ी बल मध्यम होगा या लघु होगा, सुपरफिशियली बंदा हो जाएगा, वायु के जैसा। वायु के जैसा होगा। क्योंकि गुरु कफ है तो विपरीत है वायु। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर, पूरा फॉर्मूला में फिट करो और ट्रीटमेंट दो। पूरा फॉर्मूला में फिट करो, ट्रीटमेंट दो। बस मैं आपको कहता हूं कि इतने ही अगर आपने परफेक्टली सीख लिया और पीछे जो हम सीखेंगे अगर वो समझ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया, इतने से आपका रोजी रोटी बढ़िया बन जाएगा। इतने से ही बन जाएगा भाई, इसको दिमाग में रखो। और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग, इस सूत्र आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा। मुझे कंफर्म है मेगा जी, सोमनाथ जी और विधान जी, आप लोग तो इसमें एक्सपर्ट होंगे, बाकी लोग भी होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है मेगा जी, इनका कोई चिकित्सा का बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े बहुत आयुर्वेद अपने लेवल से पढ़ती है, घरेलू लेडीज है, लेकिन फिर भी इनमें पकड़ अच्छा है। तो मैं तो चाहूंगा मेगा जी आप जो है हमारे चारक के क्लास में निरंतर बने रहे, आप अच्छे जाओगे आप। चलो अब हमने देखा
लघु गुण, लघु में अल्प बल है और उसमें इरेगुलर यानी उतावलेपन वाला नाड़ी की गति है, उसकी चाल इरेगुलर है। तो यहाँ पर दीप्ताग्नि क्या मिलेगा हमें, क्या समझना है, दीप्ताग्नि है। निराम ज्वर है। अब देखो निराम ज्वर, पहले हमने क्या देखा था, आम ज्वर देखा था। कहां पर, गुरु गुण में, स्थूल में, स्थूल और गुरु में आम ज्वर था, साम अवस्था में ज्वर था। तो रोगी अगर बुखार को लेकर के आता है तो दुनिया में कोई ऐसा मशीन नहीं है जो कि उसके अंदर के जो बुखार है वो आम है या निराम है, इसको चेक करे। महाराज कोई ऐसा मशीन नहीं है, अब वो आप हो। जहां रोगी में स्थूल और गुरु गुण दिखाई देता है फिर भी बुखार है, कौन सा बुखार है ये, आम है। दीपन पाचन दे तो लघु क्या कहते हैं, लंघन कराओ, भूखा रहने दो, एक दिन तक उसको भूखा रहने दो, उसके बाद फिर नाड़ी देखो, नाड़ी में लघुता आ रहा है क्या। मतलब हमारा मकसद बस उसके नाड़ी में लघुता आ जाए, बस ये देखना है। मकसद क्या है हमारा, लघुता आ जाए। अगर वायु ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसमें चल गुण है, रुक्ष गुण है, लघु गुण है, ये वायु के रोग में यही दिखाई देगा। अब हमारा अपेक्षा क्या रहेगा चिकित्सा में कि कैसे भी करके स्निग्ध, गुरु और स्थूल टाइप के ऐसे कोई गुण उसके नाड़ी में दिखाई दे, बस हमारा ध्येय यही रहेगा। आ रहा है समझ में, दवाई देना है और उसके बाद रोगी को दोबारा बुलाना है। अब किस तरह की चिकित्सा करना है वो हमने नाड़ी से देखना है। हमें रोगी अपने मुंह से क्या बोलता है उसके ऊपर नहीं जाना है, नाड़ी क्या बोलता है उसको, क्योंकि रोगी को ना कभी तो पता भी नहीं चलता, उसको होता कुछ और है और बोल कुछ और रहा होता है, उसको पता नहीं चलता कि मुझे क्या हो रहा है। देखो रोगी के ना 3 अवस्थाएं आयुर्वेद ने बताया है। जो बल है, एक रोगी पता है किस प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के रोगी चरक ने बताया है, हम पहले पढ़ते हुए आए हैं। एक प्रकार के ऐसा रोगी होता है जिसका आत्मबल, सत्व बल बड़ा मजबूत होता है। उसको अगर उसके सामने शेर को रख दो, बब्बर शेर को, तो भी डरता नहीं है। उसको आग के ऊपर दौड़ाओ तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्य अगर चोट लग गया कहता कुछ नहीं, भाड़ पे जाए, ऐसी चीजें ये तो सब होता रहता है, कौन रोएगा इसके लिए। यानी कि ये सत्व बल जिसका अच्छा है, प्रबल है। आपके पास रोगी आया लेकिन उसका सत्व बल कैसा है, प्रबल है। शरीर के अंदर बड़ा भयानक व्याधि हो रहा है, स्थिति बड़ी वैसी कठिन है, लेकिन रोगी बोलता है नहीं सर कुछ नहीं हुआ है मुझे, हमें हमारे परिवार वाले फालतू में परेशान होते। ऐसे पेशेंट मिलते हैं कि नहीं मिलते, बताइए। अब उस व्यक्ति के बातों में अगर आप आ गए तो हमें क्या लगेगा, अच्छा अगला बंदा, इसका मतलब सामान्य रोग होगा लेकिन शरीर के अंदर गड़बड़ी चल रहा है, सत्व बल अच्छा है इसीलिए वो उसको इग्नोर कर रहा है। लेकिन दूसरे पक्ष में रोगी ऐसा आएगा जिसको थोड़ा सा भी पैर में अगर चोट लगी है, हाय तौबा मचा देगा, पूरा गली मोहल्ला चीख चीख करके बताएगा, हाय भगवान हमारे यहाँ पर एक आंटी जी ऐसी थी। इतना सा छोटा सर्प अगर दिखाई दिया ना, बस वो सारे गांव मोहल्ले वाले कहते अरे कोबरा इतना बड़ा फन मार रहा था और फुकार मार रहा था और सबको भगा रहा था। बाद में पता चला इतना छोटा सा कोबरा, सत्व बल बड़ा हीन है उसका। अब ऐसे रोगी अगर आपके पास आए, ये लगे सर क्या करे, इधर भी दर्द उधर भी दर्द, ये आज से मैं आपको बताऊं 2 साल पहले की बात है, हमारे क्लास चल रहा था। एक लड़का, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बोलता ऐसे नाड़ी होगा तो ये रोग होगा, अगला बोलता सर मुझे भी है ये। अब रोगी को आप जो भी पूछो, हाँ जी आपको सिर दर्द, हाँ सिर दर्द होती है अच्छा आपको पेट में दर्द, अरे सर मैं अभी सुबह सुबह पेट दर्द हो रहा था। आप चाहे जो पूछो उसको वो सारी चीजें हुआ रहता है, ये सत्व बल की कमी की वजह से होता है। तो अब ऐसे में आप क्या चिकित्सा करोगे। तो अकेले प्रश्न परीक्षा पर्याप्त नहीं है, क्या पूछ करके, जैसे एलोपैथ वाले करते हैं, उनके पास हाँ जी आ जाओ जी, क्या हुआ है, ऐसा हुआ है, पूछ करके तो कोई फायदा ही नहीं है। उसके सत्व बल है, अवर बल है, मध्यम बल है, उसके मन की बातें।
अगला तो सब कुछ बता देगा, कमजोर बल मन वाले लोग, फिर चिकित्सा क्या दोगे? मगर नाड़ी नाड़ी तो बस अपना हिंट बताता है। आपको अगर पहचान आती है ये गुरु गुण, लघु गुण, सूक्ष्म गुण, तो रोगी को कहो कि भैया कुछ ना बोलो, हम सब जानते, आपका नाड़ी बताएगा जो हम वो देंगे। तो लघु गुण में क्या है? जहां अल्प बल हो और इरेगुलर स्पाइक हो, तो दीप्ताग्नि, यानी उसकी अग्नि दीप्त हो रखा है। अब देखो, आपने पहले, आपके पास रोगी आया, गुरु गुण था, आम अवस्था जान करके दवाई दिया, अभी आकर के उसके अल्प नाड़ी बल अल्प है और इरेगुलर स्पाइक हो रहा है, तो आपने देखा ये दीप्ताग्नि हो गया, अग्नि दीप्त हो गया। जो भी आम था, जो गुरु गुण था, उसके विपरीत काम हो गया। नाड़ी अग्निदीप्त मतलब? दीप्ताग्नि का मतलब अग्नि दीप्त हो गया, यानी बढ़ गया, अग्नि जल गया अग्नि बल गया शरीर की जो 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 डाइजेशन शक्ति है, पावर है, वो बढ़ गया। निराम ज्वर है, अगर बुखार है और नाड़ी चेक करते वक्त आपको ये लघु गुण दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे ये निराम है। अब निराम में फिर आम की जैसी स्थिति नहीं होगी चिकित्सा में, फिर वहां लंघन नहीं कराना है, वहां दीपन पाचन नहीं कराना है। खैर, ये तो चिकित्सा की एक व्यवस्था है। जब कोई आदमी को बहुत ज्यादा भूख लगता है, तो उस समय देखना नाड़ी बल आपको ऐसे दिखेगा। 2 दिन तक खाना मत खाइए और उसके बाद नाड़ी देखिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर अगर एक दिन के लिए लंघन कराएंगे। देखिए, एक सेकंड। प्रदर रोग में भी इस तरह के नाड़ी दिखाई देता है, इसको भी स्पेसिफिक लिखो, वो विकृति की वजह से हो रहा है। प्रदर रोग, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर लेडीज में। हाँ जी, अब बताइए संजय जी। सर अगर एक दिन अगर किसी पेशेंट को लंघन कराए, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं एक दिन के लंघन से? देखो, सभी व्यक्ति का एक समान नहीं होता है। कोई व्यक्ति, कोई आदमी जो है 4 घंटे खाना ना खाए तो पूरा ही लंघन हो जाता है, और कोई आदमी 2 दिन तक ना खाए तो भी लंघन नहीं होता। इसीलिए शरीर की बात है, एक समान चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होता। ये एलोपैथ नहीं है, आयुर्वेद है। यहाँ पर अवस्थाएं देखी जाती है, यहाँ नाड़ी देखी जाती है। जो पहले नाड़ी दिखाई दे रहा था, अब वो दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले गुरु दिखाई था, अभी लघु है, हो गया तो समझ लो कि लंघन हो गया, काम खत्म। भूखा रहने से, लंघन करने से नाड़ी कैसा होता है? लघु गुण वाला। पहले गुरु था, लंघन करा तो लघु गुण आ गया क्या? चेक करो। लघु गुण कैसे पता चलेगा? नाड़ी का बल अल्प होगा और उतावला, यानी इरेगुलर स्पाइक होगी। सर बुखार में वैसे भी तो भूख नहीं लगता है, तो उसमें लंघन तो वैसे भी हो जाता है। भूख कहाँ लगता है महाराज? भूखी तो नहीं लगता उसमें। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बुखार में भूख ही लगता नहीं है। हाँ। तो वैसे भी तो लंघन ही हो ही जाता है। नहीं 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 नहीं, अभी 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 देखो, आप एलोपैथी के हिसाब से मत जाइए, आयुर्वेद के हिसाब से आप जाइए। आप बस नाड़ी देखिए, लंघन नहीं ना हुआ, भूख ना लगना लंघन थोड़ी हुआ। एक आदमी रो रहा है, किसी ने थप्पड़ मार दिया और रो रहा है, तो ये एक तरह का रोना हुआ। और कोई आदमी प्यार से रो रहा है, तो ये दूसरे प्रकार का रोना हुआ। दोनों रोने में फर्क है ना। संजय जी, आपके मिसेज ससुराल अपने मायके चले गए, अब आप रो रहे हो, एक तो, और दूसरा किसी कारण से आप रो रहे हो, तो दोनों रोने की स्थिति में फर्क है कि नहीं? मिसेज मायके चली जाएगी तो घर में रोटी कौन बनाएगा, इस बात से आप रो रहे हो ये रोना अलग है कारण जो बुखार है उसमें जो भूख नहीं लगती है उसमें, इसीलिए क्योंकि शरीर में आम है, यानी टॉक्सिन है, उसने अग्नि को विकृत किया है, अग्नि प्रबल नहीं है, शरीर में वायु बढ़ा हुआ है, और उसके वजह से भूख नहीं लग रही है। वहां लंघन करना है, क्योंकि लंघन करने से लघुता आती है। लंघन शब्द का अर्थ ही लघुता के लिए है, लंघन करना लघुता। अब देखो नाड़ी में कि लघु गुण दिखता है कि नहीं। कब तक लंघन करना है? जब तक लघु गुण ना दिखे। नाड़ी में लघु गुण दिखा कि बस लंघन बंद करो। कितना सॉलिड ये आपका सूत्र है। कोई भी रोग ले लो, XYZ कोई भी ले लो, क्योंकि कोई भी रोग दोष से विपरीत कहीं नहीं जा सकता। कोई भी हो रोग, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो,
वो तीन दोषों के ही संबंध से ग्रसित रहेंगे। इन दोषों के लक्षण यहाँ दिखेगा ये शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, स्थूल आदि। बस बन गई बात। तो आज हम लोगों ने लघु गुण तक आज हम लोग ने इसको पढ़ा और इसमें प्रदर रोगों के ऊपर विशेष ध्यान देना है। ये प्रदर रोग में भी ये लघु गुण दिखता है, ऐसा रावण संहिता में लिखा हुआ है। अब ये क्यों लिखा है उन्होंने, वो शोध का विषय है, दिखता है। तो इसको कर लीजिएगा। गुरुजी प्रदर रोग में ये क्या कौन सा गुण आता है? लघु प्रदर मीन्स जैसे लिकोरिया। सर ये पेशेंट मेरे पास काफी सारे आते हैं। हाँ, आप उनको देखिए लघु गुण दिखता है क्या? हाँ जी गुरुजी, जैसे मैंने एक नाड़ी देखी तो जैसे आपने कहा था कि सिर्फ इंडेक्स फिंगर को डीप लेवल पे ले जाना है और बाकी जो है वो ऊपर रहेंगे।